जय श्री कृष्ण दोस्तों। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद जिन्होंने इतने कम समय पे माधव पहल एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस को इतना सहारा, इतने ज़्यादा कोर्स हमसे लिया, इतना ज़्यादा हम पे भरोसा किया। देख रहे हो, एक से एक क्लास प्लस के द्वारा जो हमारी एजेंसी है क्लास प्लस, जिससे हमने एप्लीकेशन, हमारा ब्रांड एप्लीकेशन है, वहाँ से कभी टीचर ट्रेनर का अवार्ड मिलता है, कभी बेस्ट सेलिंग ग्रोथ अवार्ड मिलता है, तो कभी कुछ और। ये सब आपके प्यार के कारण ही हो पाया है। ठीक है, विवेक बिंद्रा जी स्पॉन्सरशिप कर रहे हैं और कहना चाहिए कि हमने बहुत अच्छे से अपना काम किया है, शायद इसलिए आप लोगों को पसंद आया। इतना कम समय पे आपने हमसे कोर्स लिया, पैड कोर्स लिया, और बहुत अच्छे से हम इस पे काम कर पा रहे हैं। चलिए, समय आ चुका है, सामने एग्ज़ाम है, इसीलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। हम यहाँ पे क्या करेंगे, मूल सभी मुद्दों पे बात करेंगे, करंट अफेयर पे बात करेंगे, छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर पे बात करेंगे। देखेंगे कि क्या क्या मेन इंपॉर्टेंट आ सकता है क्वेश्चन। हम यहाँ पे उन सभी टॉपिक को कवर करेंगे जिससे प्रश्न बन सकते हैं। जैसे कि मैं आज आप लोगों का सीरीज़ जो चलाऊँगा छत्तीसगढ़ प्लस इंडिया के करंट अफेयर का, उसका ये सीजी पोर्शन का सीरीज़ नंबर 1 का लेक्चर नंबर 1 है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के सीरीज़ का लेक्चर नंबर 1 है। इसमें मैं कोशिश करूँगा वो सारे एक एक टॉपिक को मैं लेके डील कराऊं, और कोशिश करूंगा वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आप लोगों के बीच में लेकर के चल सकूं। देखिए, एग्ज़ाम जब भी आपको निकालना हो, कभी भी आप एग्ज़ाम निकालने की अगर चाह रखते हैं, तो इस बात पे आप यकीन करना कि जो पीएससी होता है या जो व्यापम होते हैं, जो भी मेरे छोटे मोटे अनुभव रहे हैं, मैं उस पर आपको बता रहा हूँ। इस पे सीजीपीएससी के कॉन्सेप्ट से अगर मैं देखूँ तो 15 से 21 क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं करंट अफेयर के। कई बार ऐसे होते हैं कि 10 क्वेश्चन भी पूछ देते हैं, लेकिन कई बार ऐसा देखने को भी मिला है कि 21, 22 तक क्वेश्चन भी पूछे गए हैं करंट अफेयर के। अर्थात ये पॉइंट अगर अपना मजबूत रहा तो ये जो 20-21 क्वेश्चन आता है वो छत्तीसगढ़ सीजी से प्लस इंडिया से प्लस इंटरनेशनल से मिल के आते हैं। ये नेशनल, ये इंटरनेशनल, ये लोकल, ये सबसे मिल के 10 क्वेश्चन से 20-22 क्वेश्चन आपके करंट के बनते हैं। तो आप यकीन रखें, अगर आपको करंट अफेयर को आपने मजबूत कर लिया तो आधी जीत तो आप ऐसे ही जीत लेते हैं। कैसे? मान लो आपने 15 क्वेश्चन करंट अफेयर के सही बना दिए, तो 15 दूनी कितना हो गया, ये आपको 30 नंबर दे देता है। 30 नंबर दे दिया मतलब आप क्या किए, आपको बाकी इधर के 170 नंबर जो बचे, 200 में 170 नंबर, उधर से सिर्फ 50 क्वेश्चन और बनाना है। ठीक है, तो 100 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएगा। मतलब 130 में आप किसी भी स्थिति में जनरल कैटेगरी के सेलेक्ट हो सकते हैं। बड़ी बड़ी बातें करते हैं लोग, 150 में नहीं हुआ, 160 में नहीं हुआ। भाई, मैं कभी भी मेंस दिया हूँ, मेरा एक एवरेज और जनरल नंबर पे मेरा एग्ज़ाम निकला है, और इतने नंबर की मुझे कभी ज़रूरत पड़ी नहीं है 200 नंबर पे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप जो है करंट अफेयर पे आप अच्छा करते हैं तो सीधा 30 नंबर मिलता है, और बचा हुआ इधर के जो 70 क्वेश्चन होते हैं उसमें सिर्फ 50 क्वेश्चन आप बना देते हो तो 100 नंबर पा जाते हो। ठीक है, तो ये भूमिका होती है करंट अफेयर की। ठीक वैसे ही व्यापम में जो मैंने एनालिसिस किया है, व्यापम में भी कभी 8 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, कभी 8 क्वेश्चन, तो कभी तो 12 क्वेश्चन, कभी 17 क्वेश्चन भी व्यापम में पूछे गए हैं करंट अफेयर से। इसलिए हम करंट अफेयर को लूज़ नहीं कर सकते। चलिए, कम टू द पॉइंट, हम चलते हैं करंट अफेयर पे। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, चीज़ों को एक एक करके डील करेंगे। जैसे आज मैं आपको बताऊंगा छत्तीसगढ़ में नवीनतम जो नियुक्तियां हुई है, ठीक है, 2023 में कौन क्या है। तो आज का लेक्चर का जो टॉपिक है वह कौन क्या है। छत्तीसगढ़ के हमारे लेक्चर का टॉपिक है कौन क्या है। मतलब हम देखेंगे छत्तीसगढ़ में किसके पास क्या क्या काम है, किसके पास क्या क्या जिम्मेदारी है, वो सारी चीज़ों को देखेंगे अपन। ठीक है, तो आज की क्लास तो ट्रायल बेस्ड क्लास है। सीरीज़ जो हम लोग चलाएंगे करंट अफेयर की, उसकी ये पहली ट्रायल क्लास है। ठीक है, तो ये छत्तीसगढ़ में आपसे पूछा जाएगा कि कौन क्या है वाला मैटर। तो ये जो नियुक्तियां हुई हैं हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। किसके ऊपर? तो हम चर्चा करेंगे नियुक्तियों के ऊपर। ये जो नियुक्तियां हुई है और 2023 में कौन क्या है, इसी मुद्दे पे हम चर्चा करते हुए अपने क्लास को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला देखिए पॉइंट को समझना आप यहाँ पे, उसके बाद में आपसे क्वेश्चन बनेगा। जैसे देखिए, अभी लेटेस्ट में कुछ समय पहले 4 महीने 5 महीने पहले विरोध हो रहा था कि राज्यसभा सांसद को छत्तीसगढ़ का लोकल होना था, लेकिन लोकल ना होने के बावजूद वो हुआ क्या कि वो दोनों सांसद मतलब आउट ऑफ
गैर छत्तीसगढ़िया को ले लिया गया। ठीक है, तो देखना कांग्रेस सरकार ने दो नया राज्यसभा सांसद को नियुक्त किया है। जैसे दो राज्यसभा सांसद नियुक्त हुए तो पहला कौन है? राजीव शुक्ला। ये कहाँ से हैं? दिल्ली से है। देखिए याद रखिएगा, इसका नेटिव प्लेस पूछा जा सकता है कि जो नवनियुक्त मतलब कहना चाहिए कि राजीव शुक्ला है जो सांसद बने राज्यसभा के, वो किस जगह से हैं? तो वो दिल्ली से हैं, पहली बात। दूसरी बात, श्रीमती रंजीत रंजन, ये बिहार से हैं, रंजीत रंजन। ठीक है, तो रंजीत रंजन बिहार से हैं और इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये कहाँ से है। तो ये दो राज्यसभा सांसद, और देखिए ये राजीव शुक्ला और रंजीत रंजन, र से चालू हो रहा है, राजीव रंजीत। ठीक है, ये दोनों राज्यसभा सांसद तो बने, लेकिन किन के जगह पे, किन किन पर्सनालिटी ने अपने पद छोड़ने के बाद इनको ये पद कांग्रेस ने दिया? तो पहले कांग्रेस की अच्छी खासी लीडर छाया वर्मा और रामविचार नेताम। ठीक है, तो ये छाया वर्मा और रामविचार नेताम का कार्यकाल पूरा जैसे ही हुआ, तो पूरा कब हुआ? जुलाई 2022 में इनका कार्यकाल पूरा हुआ है। देखिए जितना भी मैं डाटा लाया हूँ, कोशिश किया हूँ वो सारा डेटा आपका काम आ सके, और मैं बड़ी बड़ी किताबों में लंबी लंबी लिखी रहती है, वैसा आपको कंफ्यूज नहीं किया हूँ। मैंने सिर्फ कोशिश किया है कि छोटा से छोटा मैं आपको क्लास बना के दे सकूँ और ज़्यादा इसमें लंबी चीज़ों को शामिल करके आपको कंफ्यूज ना करूँ, आपके माइंड को डिफ्यूज ना करूँ। ठीक है, तो दो राज्यसभा सांसद अभी वर्तमान में हमने देखे हैं। एक कौन हो गया? तो राजीव शुक्ला जो कि दिल्ली से, फिर रंजीत रंजन बिहार से। ठीक है, अब ये जुलाई 2022 में इनका कार्यकाल जब पूरा हुआ, छाया वर्मा और रामविचार नेताम का, तो इनको 6 सालों के लिए यहाँ पे नियुक्त कर दिया गया है। राज्यसभा के बारे में मैंने कुछ समय पहले ही बताया था कि प्रति 2 वर्ष में कितने सदस्य रिटायर लेते हैं। तो जो मेरे पैड कोर्स लिए हैं वो मेरे को कमेंट करके बताएंगे कि 1/3 है, 2/3 है, 3/4 है। मेरे नंबर पे आप कमेंट करें या फिर यहाँ पे आप कमेंट करके नीचे कमेंट करके बताएं, क्योंकि मैं आपकी क्लास ले चुका हूँ। आप बताएंगे कि 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में रिटायरमेंट लेते हैं, या 2/3 लेते हैं, या 3/4 लेते हैं, या इनमें से कोई नहीं। आप देखिए, आपके तैयारी का आकलन भी जरूरी है। मैं पूरा पढ़ा चुका हूं, अभी 3 दिन पहले ही बताया राज्यसभा के बारे में। ठीक है, 3-4 दिन पहले। तो इनमें से कोई नहीं, क्या चीज़ सही है, जो मुझसे पढ़े हैं वो मुझे कमेंट करके बताएंगे। चलिए, तो ये 2 बातें हमने देखा कि 2 नए राज्यसभा सांसद नियुक्त हुए हैं। कौन कौन से? राजीव शुक्ला और रंजीत रंजन जी। ठीक, अब आगे देखते हैं हम विधायिका के प्रमुख में अभी कौन क्या है। ठीक है, विधायिका के प्रमुख में देखते हैं कि कौन क्या है, किनको क्या क्या जिम्मेदारियां दिया है। एकदम सरल है, क्योंकि यहाँ पे मैं जितने काम की चीज़ें हैं उन्हीं को रखा हूँ, मैं डिस्टर्बिंग चीज़ों को नहीं रखा हूँ। मतलब जो चीज़ें पूछा जाए मैं केवल उन्हीं तथ्यों को यहाँ पे शामिल किया हुआ हूँ। जानबूझ के मैं आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए पूरे विधायिका के एक एक चीज़ों को नहीं डाला हूँ यहाँ पे। देखिए, अभी राज्यपाल कौन है? आप सभी जानते हैं, अनुसुईया उइके। इनका नाम अभी पूरा हाईलाइट है, अभी 76% आरक्षण के बिल पे साइन ना करने के नाम से, है ना। तो आप सभी जानते हैं कि अनुसुईया उइके राज्यपाल है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद को धारण करती हैं। राष्ट्रपति कभी भी इनको पद से हटा सकता है। इनके वेतन भत्ते इत्यादियों का जो निर्धारण है, ठीक है, उनसे पूछ करके संसद के द्वारा किया जाता है। मतलब राष्ट्रपति की सहमति उस पर होती है। ठीक है, अब देखिएगा आगे इस बात को, विधानसभा अध्यक्ष कौन है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत है। ठीक, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि उपाध्यक्ष कौन है, क्योंकि लोग अध्यक्ष को ध्यान देते हैं, उपाध्यक्ष को ध्यान नहीं देते। तो उपाध्यक्ष को भी आपको ध्यान में रखना है, आपके दिमाग में रखना है कि संतराम नेताम अभी विधानसभा के उपाध्यक्ष हैं। 2023 में कौन क्या है ये चीज़ें जानना जरूरी है, क्योंकि 22 के पेपर में ये चीज़ को पूछा जाएगा। ठीक है, तो हमने देखा राज्यपाल अनुसुईया उइके, अध्यक्ष चरणदास महंत, विधानसभा उपाध्यक्ष संतराम नेताम। अब देखिए, संतराम नेताम को उपाध्यक्ष है करके हमने पढ़ लिया। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन और आता है कि विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका कौन निभा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष, मान लीजिए कोई पार्टी सत्ता में है और कोई पार्टी, बड़ी पार्टी जो सत्ता में नहीं है, तो उनके प्रतिपक्ष मतलब जो सत्ता में नहीं है उसमें से एक बड़ा लीडर कौन है। ठीक है, तो नेता प्रतिपक्ष उसको चुना गया है, किसको? नारायण चंदेल जी को। बीजेपी के अच्छा कद्दावर नेता हैं, जांजगीर चांपा क्षेत्र में अच्छा खासा इनका चलता है। ठीक है, तो ये सभी इंपॉर्टेंट है। विधायिका के प्रमुख 2023 में ये अभी सत्तासीन है, गद्दी पे अपने बैठे हैं। आगे चलते हैं डियर, फिर आगे इसके मैं आप लोगों को पीडीएफ भी इसका दे दूंगा। ठीक है, अगर आप लोगों को इसको पीडीएफ लेना है तो आप क्या करें, मेरे दिए गए नंबर पे
इसमें आप संपर्क करें, मेरे ग्रुप में जुड़ें और यहाँ से आपको मिल जाएगा 9575204321 माधव पहल एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस के इस नंबर पे डालें। ऐसी सारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ, सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको इस ग्रुप में मिल जाएगा। इसी नंबर पे आप करें, फिर आपको जोड़ दूंगा, नाम के साथ मैसेज करना, ठीक है, आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। अब देखिए, अभी 2023 में न्यायिक और प्रशासनिक प्रमुख को देखेंगे कि न्याय के क्षेत्र में प्रमुख मुखिया कौन बन करके बैठे हैं, जबकि प्रशासन के क्षेत्र में प्रमुख मुखिया कौन है। मैं ज़्यादा सरदर्दी वाला डेटा नहीं डाला हूं, जो आ सकता है उन्हीं डेटा को यहाँ पे शामिल किया हूं। आप लोगों को विजिबल तो हो रहा है ना, क्लियर समझ आ रहा है ना, दिख रहा है ना, हाँ ठीक है, ओके। तो न्यायिक व प्रशासनिक प्रमुख 2022-23 को देखेंगे। 2023 चल रहा है, जनवरी का टाइम, और 2022 के पेपर में 23 के डाटा पूछा जाएगा। जैसे देखिए, अभी रिसेंटली में मुख्य न्यायाधीश छत्तीसगढ़ के हाई कोर्ट जो हमारा है, ठीक है, 19वें क्रम का है ना, बोदरी में है, बिलासपुर में। तो देखिए, मुख्य न्यायाधीश अभी वर्तमान में हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस कौन है, तो ये है अरूप कुमार गोस्वामी, ठीक है, नाम को देखिएगा, अरूप कुमार गोस्वामी। जबकि अगर क्रम आपसे पूछे तो ये 14वें क्रम के हैं। कौन से क्रम के हैं, तो 14वें क्रम के हैं। ये दोनों बातें याद रखना, क्योंकि एक तो चीफ जस्टिस ऑफ छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का डायरेक्ट नाम से भी पूछ सकता है, तो आप बता देंगे अरूप कुमार गोस्वामी। अगर आपको बोल रहा है कि क्रम बोल रहा है, तो आप इसको बताएंगे कि ये 14वें नंबर के चीफ जस्टिस हैं। तो ये दोनों बातें आपके नॉलेज में रहे, और ये दोनों बातों से ही क्वेश्चन आगे आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखना है CS चीफ सेक्रेटरी, मुख्य सचिव कौन है, तो ये है अमिताभ जैन। अभी भी अमिताभ जैन हैं, और ये 12वें क्रम के हैं। कौन से क्रम के, चीफ जस्टिस अगर बोले तो 14वें क्रम के, CS अगर बोले तो 12वें क्रम के अमिताभ जैन साहब हैं। अगर आपको पुलिस महानिदेशक बोले तो AK जुनेजा भी कई जगह लिखा है, कई जगह अशोक कुमार जुनेजा लिखा है, और ये 11वें क्रम के हैं। आई रिपीट इट, ये 11वें क्रम के हैं। तो ध्यान में रखना है, अगर चीफ जस्टिस ऑफ छत्तीसगढ़ बोले तो अरूप कुमार गोस्वामी 14वें नंबर का, चीफ सेक्रेटरी बोले, मुख्य सचिव बोले तो अमिताभ जैन 12वें नंबर का, ठीक है। तो देखिए, चीफ जस्टिस अरूप कुमार गोस्वामी 14वें नंबर, देखिए हाई कोर्ट है, चीफ जस्टिस अरूप कुमार गोस्वामी 14वें नंबर का, CS चीफ सेक्रेटरी या मुख्य सचिव अमिताभ जैन 12वें क्रम का, और पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार जुनेजा है, अशोक जुनेजा, ये 11वें क्रम का है। जबकि मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन है, चीफ इलेक्शन अधिकारी या ऑफिसर, तो ये P दयानंद। ये क्वेश्चन को आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। अगर इतना क्वेश्चन आता है, क्योंकि ये संवैधानिक पोस्ट हैं ना, और ये सभी कहना चाहिए कि इम्पॉर्टेंट है ना, जुडिशियरी से जुड़ा हुआ है, एडमिनिस्ट्रेटिव से जुड़ा हुआ है, न्याय और प्रशासन से, तो बिल्कुल इसके आने की संभावनाएं बनती है, ठीक। अब मैं आपको क्या करूंगा, यहाँ पे छत्तीसगढ़ के जितने विश्वविद्यालय हैं, इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज़, मैं उस विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के बारे में बताऊंगा। क्योंकि विश्वविद्यालय के जो कुलपति होते हैं वो किसके अधीन काम करते हैं, तो राज्यपाल के, ठीक है। कुलाधिपति होते हैं राज्यपाल। राज्यपाल उस राज्य के समस्त यूनिवर्सिटियों के कुलाधिपति होते हैं, और उन्हीं के इंस्ट्रक्शन पे ये अलग अलग विश्वविद्यालय में अलग अलग कुलपतियों को क्या किया जाता है, नियुक्त किया जाता है। तो विश्वविद्यालय के कुलपतियों के नाम 2023 में कौन कौन से विद्यालय हैं, छत्तीसगढ़ के विश्वविद्यालय जिसमें कुलपति सत्ता पे सीन है, बैठे हुए हैं, उनके क्वेश्चन पूछ सकता है। तो यहाँ पे मैं सभी सरकारी विश्वविद्यालयों के नाम को रखा हूँ, मैं प्राइवेट विश्वविद्यालय का नाम नहीं रखा हूँ, ठीक है। और इससे क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है, इसीलिए मैं इस नाम को रखा हूँ। सारे नाम अपने आप में इम्पॉर्टेंट हैं। जैसे कि देखिए, बिलासपुर विश्वविद्यालय BU, ये बिलासपुर विश्वविद्यालय का जो कुलपति है वो कौन है, तो डॉक्टर ADN वाजपेयी। कौन है, डॉक्टर ADN वाजपेयी। कौन है, डॉक्टर ADN वाजपेयी। कहाँ के, तो बिलासपुर विश्वविद्यालय के कुलपति। जबकि बस्तर यूनिवर्सिटी के बस्तर विश्वविद्यालय के कुलपति कौन है, तो प्रोफेसर मनोज कुमार श्रीवास्तव। कौन है, मनोज कुमार श्रीवास्तव। ये बस्तर में बैठे हैं मनोज भैया, और वाजपेयी साहब बैठे हैं कहाँ पे, बिलासपुर में, बिलासपुर विश्वविद्यालय के डॉक्टर ADN वाजपेयी, ठीक।
तो अब ये तो हो गया। अब दूसरा इम्पॉर्टेंट है वो जीजीयू का, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, छत्तीसगढ़ का एकमात्र यूनिवर्सिटी है, ठीक है, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय। तो ये इसके कौन है? आलोक कुमार चक्रवाल। आलोक कुमार चक्रवाल इसके क्या हैं? तो वीसी है ना, कुलपति हैं, विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। खैरागढ़ संगीत विश्वविद्यालय, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि कांग्रेस की अच्छी लीडर है ममता चंद्राकर, ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे कि खैरागढ़ संगीत विश्वविद्यालय की कौन है? तो ये ममता चंद्राकर है ना, और हमारे कला और संस्कृति से जुड़ी हुई पुरोधी भी है, हमारे राज्य की बेटी है जो हमारे कला और संस्कृति को संरक्षण दे रही है। और अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय पूछे तो आचार्य अरुण दिवाकर नाथ वाजपेयी, ठीक। तो अब देखो यहाँ पे अरुण दिवाकर नाथ वाजपेयी और यहाँ पे ADN। अब इसको मैं दोनों को क्यों डाला हूँ? बिलासपुर विश्वविद्यालय को ही यहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी करके क्वेश्चन पूछता है और कई बार ऐसा घुमा देता है, तो मैं दोनों टर्म में शॉर्ट यहाँ पे तोड़ दिया हूँ। शॉर्ट नाम में आपसे पूछे तो भी बनना चाहिए, पूरा नाम में पूछे तो भी बनना चाहिए, अरुण दिवाकर नाथ वाजपेयी, ठीक है। तो इतना दिमाग में रखना है। अगर BU करके पूछ रहा है तो ऐसा भी पूछ सकता है, मतलब ऐसे ही मैं अपने डाला हूँ ताकि ऐसा आए तो आप बना सकें शॉर्ट में, है ना। अब आगे अपन चलते हैं। ये कुलपतियों के बारे में अपन ने देखा। अब छठवां में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कौन है? डॉक्टर गिरीश चंदेल, याद रखेंगे आप कौन है? गिरीश चंदेल। कहाँ के? इंदिरा गांधी के। और ये सभी सरकारी विश्वविद्यालय है, इसीलिए उनके नामों को मैं यहाँ पे रखा हूँ, प्राइवेट का मैं नहीं रखा हूँ, ठीक है। माधव पहल एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस के लिए अगर आपको हमारे ग्रुप से जुड़ना है तो आप क्या करें? डिस्क्रिप्शन में जाएँ, डिस्क्रिप्शन में आपको ये नंबर आपको मिल जाएगा और इससे जो व्हाट्सएप ग्रुप चलता है वो भी मिल जाएगा और इसका पूरा PDF मिलेगा। अब हर दिन मैं करंट अफेयर के आपको पढ़ाऊँगा और PDF दूंगा। मैं मेहनत करता हूँ, बनाऊंगा आपके लिए, पूरा PPT बनाऊंगा, PDF बनाऊंगा और आपको दूंगा, ठीक है। तो अब अपन क्या करेंगे? अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। छत्तीसगढ़ के इससे एक क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिलेगा। और मज़े की बात यह है कि कोई चीज़ें पढ़ने से ज़्यादा किसी की लेक्चर या क्लास को देखने में जल्दी याद होता है, ठीक है। जहाँ तक मुझे पता है ये हमारे साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स को सीधा क्या करता है? ये कंट्रोल करता है कि हम पढ़ने के बजाय किसी की क्लास को देखें, सुने या लेक्चर को अटेंड करें तो वो जल्दी याद होता है। तो बेहतर है करंट अफेयर को आप हमारे सीरीज़ को रोज़ देखो, 20 मिनट 25 मिनट 1 घंटा, उससे ज़्यादा नहीं लूँगा। 1 घंटे में आप पूरा हर चीज़ों को पढ़ भी नहीं पाओगे उस किताब में, लेकिन यहाँ जो पढ़ोगे वो आपके दिमाग में बैठेगा, ठीक है। तो आज मैं बताऊंगा छत्तीसगढ़ राज्य के जितने प्रमुख आयोग हैं या प्राधिकरण हैं उसके हेड के बारे में। छत्तीसगढ़ राज्य के प्रमुख आयोगों को बताऊंगा, मंडल के हेड को बताऊंगा, प्राधिकरणों के अध्यक्ष को बताऊंगा, ठीक है। तो कौन कौन से इस आयोगों में, मतलब कमीशन में, डिवीज़न में और जो आपका ट्रिब्यूनल है, प्राधिकरण है इत्यादि है, उन सभी के हेड कौन कौन बन के बैठे हैं। अपन उन सब चीज़ों पे क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। आई होप कि ये इससे एक क्वेश्चन आपका जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है। इससे एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, बस धैर्य रखें और इसका अध्ययन करें। देखिए, अगर आपसे पूछे छत्तीसगढ़ अनुसूचित जनजाति, जनजाति बोला तो ST हुआ कि SC हुआ? तो जनजाति, तो छत्तीसगढ़ ST आयोग के अध्यक्ष पूछ रहे हैं तो आप लेंगे किसको? भानु प्रताप सिंह को लेंगे। छत्तीसगढ़ अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो भानु प्रताप सिंह हैं। अब इसी को जनजाति आयोग के अध्यक्ष को सीधा मैं ST आयोग के अध्यक्ष ऐसा भी पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो भानु प्रताप सिंह को आपको आंसर क्या करना है? लेना है। अगर आपको अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष पूछ रहा है, मतलब SC कमीशन के बारे में पूछ रहा है, शेड्यूल कास्ट कमीशन के अध्यक्ष के बारे में, तो PK खांडे साहब को आप लेंगे। ये अभी वर्तमान में SC अर्थात अनुसूचित जाति आयोग के हेड हैं, अध्यक्ष हैं, चेयरपर्सन हैं, ठीक है। अब ये दोनों तो आयोग के अध्यक्ष हो गए, ठीक है, ये दोनों कमीशन के। अब अगर आपको मैं बोलूं, देखिए, अनुसूचित जाति प्राधिकरण अगर बोल रहा है, देखो यहां पे प्राधिकरण, समझ रहे हो? तो इस अनुसूचित जाति के अथॉरिटी के बारे में, मतलब प्राधिकरण के बारे में पूछ रहा है। तो अगर आपसे प्राधिकरण पूछे ना तो ये आंसर यहाँ पे चेंज हो जाएगा। अनुसूचित जाति आयोग जो मैंने बताया ये आयोग था, कमीशन था, जिसमें खांडे साहब बैठे हैं, PK खांडे। लेकिन अगर अनुसूचित जाति प्राधिकरण बोल रहा है, अथॉरिटी पूछ रहा है, तो प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं भुवनेश्वर बघेल,
भुवनेश्वर बघेल। ये किसके? तो प्राधिकरण के अध्यक्ष है, अनुसूचित जाति प्राधिकरण के अध्यक्ष है कौन? भुवनेश्वर बघेल। अब अगर आपसे पूछे छत्तीसगढ़ पिछड़ा वर्ग मतलब ओबीसी आयोग के अध्यक्ष बोले तो थानेश्वर साहू। ये सभी 2023 में अपने जगह पे सत्तासीन हैं, अपने कुर्सी पे बैठे हैं। तो ओबीसी आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो थानेश्वर साहू ओबीसी आयोग के क्या हैं? हेड हैं, अध्यक्ष हैं। अब मैंने क्या बताया? मैंने यहाँ पे ओबीसी आयोग के अध्यक्ष को बताया थानेश्वर साहू, लेकिन अब मैं ओबीसी आयोग को नहीं बता रहा हूँ। अब इस बार मैं क्या बोल रहा हूँ? छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी प्राधिकरण को पूछ रहा हूँ। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे प्राधिकरण बताया था, तो यहाँ पे प्राधिकरण के अध्यक्ष बोलेगा ना, तो आप थानेश्वर के जगह में क्या करना? दलेश्वर कर देना। दोनों में स्वर है, दोनों में स्वर रहेगा। स्वर है लास्ट टाइम में, यहाँ पे भी स्वर है, दोनों साहू है, यहाँ भी साहू है। अगर ओबीसी आयोग या ओबीसी कमीशन के अध्यक्ष बोले तो थानेश्वर साहू, लेकिन अगर ओबीसी प्राधिकरण के अध्यक्ष बोले तो दलेश्वर साहू। क्लियर? ठीक है, तो ये दोनों बात को याद रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। थानेश्वर क्या है? ओबीसी आयोग के अध्यक्ष है, जबकि दलेश्वर क्या है? तो ओबीसी प्राधिकरण के अध्यक्ष है। ठीक, अब हमको देखना है अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष। तो अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है? महेंद्र छाबड़ा है। महेंद्र छाबड़ा ये माइनॉरिटी कमीशन के अध्यक्ष हैं। किसके? अल्पसंख्यकों के माइनॉरिटी कमीशन के अध्यक्ष हैं महेंद्र छाबड़ा। अब छत्तीसगढ़ राज्य में जो महिला आयोग है उसके अध्यक्ष कौन है? तो ये महिला आयोग है, उसके अध्यक्ष किरणमयी नायक। कांग्रेस की अच्छी कद्दावर नेता है ये भी, किरणमयी नायक। ये छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष है कौन? किरणमयी नायक। अब यहाँ पे देखना है बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष। बाल अधिकार, ठीक है, मतलब चाइल्ड राइट संरक्षण आयोग। तो ये जो है ये बच्चों के अधिकार पे काम करती है। बच्चों के सारी चीज़ों का एजुकेशन मिल रहा है, भोजन मिल रहा है, सही स्वास्थ्य मिल रहा है, चिकित्सा मिल रहा है, ये सब चीज़ों पे क्या करती है? स्टडी करके रिपोर्ट बना करके केंद्र सरकार को भेजती है ना। राज्य सरकार से राज्यपाल के पास भी जाता है और वहाँ से रिपोर्ट जाता है आयोग के पास में, और वो आयोग जो है स्टडी करता है, कुछ कुछ कमी रहता है उस पर सुधार करवाता है, समिति या कमेटी बैठाता है। तो बाल अधिकार संरक्षण आयोग जो है यहाँ पे बाल अधिकार संरक्षण आयोग, तो ये इसमें देखिए ये बाल अधिकार संरक्षण आयोग है, बच्चों पे तो काम वो करता ही करता है, लेकिन अगर आदिवासी समाज के अगर बच्चे हैं, अगर उनके साथ या एसटी एससी समाज के अगर बच्चों के साथ कुछ स्पेशल हो रहा है तो उसकी रिपोर्ट ये क्या करता है? ये यहाँ ट्रांसफ़र कर देता है। ठीक है, अनुसूचित जाति आयोग के पास में, अनुसूचित जनजाति आयोग के पास में। अगर उस समुदाय के बच्चों के एजुकेशन पे, हेल्थ पे अगर काम नहीं हो पा रहा है तो ये बात याद रखेंगे। तो इसका अध्यक्ष कौन होगा? तो तेज कुंवर नेताम जी इसके अध्यक्ष हैं। अच्छा, बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष तेज कुंवर नेताम जी। ठीक है, अब उसी तरीके से शाकंभरी बोर्ड के अध्यक्ष कौन हैं? तो वो है राम कुमार पटेल। शाकंभरी बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? राम कुमार पटेल हैं। और छत्तीसगढ़ माटी कला बोर्ड के है बालम चक्रधारी। ठीक है, तो माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? बालम चक्रधारी हैं। और शाकंभरी बोर्ड के अध्यक्ष है राम कुमार पटेल जी। ठीक, तो माधव पहल एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस से जुड़ने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां से आप घर बैठे अपने पसंद के कोर्स भी खरीद सकते हैं, और आप अपने पसंद के कोर्स खरीद करके पेड क्लासेस भी ले सकते हैं, जिसमें टीचरशिप और असिस्टेंट टीचर, पीएससी, व्यापम सब कुछ मिलेगा। ठीक है, मैं ये कहूँगा दोस्तों, मैं इतना तो नहीं जानता कि आपके मन में क्या मंशा है, लेकिन मैं इतना ज़रूर जान चुका हूँ, इतना ज़रूर समझ गया हूँ कि देखिए, अगर आप एजुकेशन को अपना बेस बनाते हैं लाइफ का, क्या बनाते हैं? बेस। मैं ये नहीं कहता कि केवल इसे सरकारी नौकरी के लिए आप यूज़ करो, केवल सरकारी नौकरी लेना है ये दृष्टिकोण से मैं इस एजुकेशन को अपना औजार बनाने की बात नहीं करता, बल्कि ये क्या करता है, इंसान को साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक तरीके से ये तैयार कर देता है। शिक्षा जो है मनोवैज्ञानिक तरीके से क्या करता है? तैयार करता है। किसी भी स्टूडेंट को, किसी भी परसेप्शन को अगर रीड करना है, पढ़ना है, तो एक शिक्षित व्यक्ति का विचार अलग होता है, मल्टी डायमेंशनली सोच करके बात करेगा, और एक अशिक्षित व्यक्ति या कम पढ़ा लिखा व्यक्ति अलग बात करेगा। मैं अनुभव की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं शिक्षा की बात कर रहा हूं। अनुभव तो शिक्षा पे भी हावी होता है, तो मैं अनुभव की बात नहीं कर रहा हूं। तो मनोवैज्ञानिक तरीके से सोचने की या परखने की जो क्षमता होती है वो आपके एजुकेशन से आती है। तो मैं आपसे यही अपील करूंगा कि मैं अभी हमारी जो एकेडमी है, हमारी जो टीम है, वो क्या करा रही है? सीजीपीएससी और व्यापम की क्लासेस ले रही है ना। आपको घर बैठे हम क्या करेंगे? हम सीजीपीएससी, व्यापम और टीचर का और असिस्टेंट टीचर का क्लास हम लोग
दे रहे हैं। तो अगर आपको इनमें से कोई भी क्लास लेना है, किसमें तो मिनिमम फ़ी में, कम से कम फ़ी में, अगर आप एक साथ फीस नहीं दे सकते तो आप 3-3 इंस्टॉलमेंट में 3-3 किस्तों में फ़ीस पे कर सकते हो, और 3 किस्तों में फ़ी पे करके आप अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। तो मैंने क्या कहा, एजुकेशन को बेस बनाओ, ना केवल सरकारी नौकरी हेतु बल्कि मनोवैज्ञानिक तरीके से सोचने के लिए। इंसान जब पढ़ा लिखा व्यक्ति जब बिजनेस करता है, या जब वो नौकरी करती है, या जब वो इंसान किसी टास्क को निपटाता है, तो वो क्या करता है, बहुआयामी ज्ञान और अनुभवों को मिला करके किसी काम को करता है। जबकि एक कम पढ़ा लिखा आदमी यही सोचता है कि मुझे जल्दी से जल्दी इस चावल को खाना है, लेकिन वो ये सोचता है कि क्या केवल चावल को खाने से काम चलेगा, या चावल के साथ साथ मैं इसमें और भी जो मेरे सामने रखी गई है, क्या उन सारी चीज़ों को उसमें मिला सकता हूँ, कि एक्स्ट्रा एडिशन दे सकता हूँ। अगर नमक है बगल में दाल है, बगल में चावल के अलावा और कुछ चीज़ है, तो कितना कितना दूं और मेरा खाना भी खराब मत हो और मैं संतुलित भी मेरा स्वास्थ्य रहे। तो ये सारे मेजरमेंट और पैमाना आपके एजुकेशन से आता है। मैं ये नहीं कहता कि आप पेड कोर्स लो। अगर आप सरकारी नौकरी में हैं, अगर आप दूसरे किसी बिजनेस में हैं, अगर आप नहीं लेना चाहते तो आप अपने भाई बहन को, घर के छोटे बच्चों को, भांजा भांजी को, भतीजी को, भतीजा को ये कोर्स घर बैठे दे। हम एक एप्लीकेशन देंगे, आप प्ले स्टोर में जाएंगे और प्ले स्टोर में जाने के बाद में माधव पहल एकेडमी आप सर्च करेंगे तो आपको एक लोगो दिखेगा हमारा, और जब आपको हमारा लोगो दिखेगा तो आप उसको डाउनलोड करें। उसमें भगवान कृष्ण दिखेंगे आपको, और नीचे ऐसे दीपक जलता हुआ रहेगा, दीपक रहेगा जो जलते रहेगा, और वहाँ से आप उस एप्लीकेशन को एज ए स्टूडेंट लॉगिन करें। पेरेंट पे क्लिक मत करना, एज ए स्टूडेंट लॉगिन करें, और उसके बाद में आप क्या करें, आप अपने बच्चों को घर में बैठा करके तैयार कराएं। बच्चों को घर में बैठा करके हम उस एप्लीकेशन से पढ़ाएंगे, और टाइम का कोई लिमिट नहीं है, कोई बंधन नहीं है। हम एक दिन पहले रिकॉर्ड करके वीडियोस क्लासेस डाल देंगे, सारे पैकेजेस डाल देंगे। आपका स्टूडेंट, आपका बच्चा या आपका बेटा, जो भी आपके कलीग हैं, रिश्तेदार हैं, घर में बैठ के वो स्टडी करेगा। ऐसा कोई टाइम नहीं कि आप इस टाइम में पढ़ो, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। आप अपने टाइम के हिसाब से क्या करेंगे, कैलेंडर बनाएंगे, अपने टाइम के हिसाब से पढ़ेंगे। तो जितने भी मैंने आप लोगों को इम्पोर्टेंट फैक्ट बताए हैं, सारे पॉइंट्स बताए हैं, आप सबको रिवीजन करो, सबको आप क्या करो, अपने साथ लेके चलो, तब जा करके आपका सारा यहाँ पे डाउट क्लियर हो गए। सबको रिवीजन करो। और ये तो लेक्चर नंबर 1 था। मैं कल दूंगा लेक्चर नंबर 2 दूंगा, फिर परसों लेक्चर, हर दिन अब आपको लेक्चर दूंगा। जितना मैं पढ़ाऊंगा उतना आप आधे घंटे की क्लास कर लेना, ठीक है। किताबें सबको मिल जाती है, नोट सबको मिल जाती है, लेकिन जो एक एजुकेटर अच्छे से हमारे दिमाग में बैठाता है, समझाता है, वो ज़्यादा लंबे समय तक याद रहता है। तो पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप मेरे नंबर पर कॉल कर लें और आप वहाँ से जुड़ जाए। देखिए, ये माधव पहल एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस का नंबर है। ये हमारे टीम के द्वारा इसमें कॉल रिसीव किया जाएगा। टीम के द्वारा व्हाट्सएप का मैसेज का रिप्लाई दिया जाएगा 9575204321। तो छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर की सीरीज़ की लेक्चर नंबर 1 हमने ख़त्म कर दिया। कल मैं आपको बताऊंगा लेक्चर नंबर 2, फिर उसके बाद लेक्चर नंबर 3, पूरा एग्ज़ाम तक अपन करेंगे, है ना। हर दिन आधा घंटा आप मुझे देते रहो और इसको पढ़ते रहो, ठीक है। जय हिंद, वंदे मातरम।